अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और मेरे साथ है हसनैन लियाकत। मेरे साथ है गजल अशरफ। आपको हैप्पी मंडे भी कहेंगे। मंडे का दिन है, आप जल्दी से उठिए और अपने काम शाम स्टार्ट कीजिए और साथ साथ हमें देखते जरूर रहिएगा। लेकिन आज कुछ अच्छी खबरें नहीं है स्टार्ट में हमारे पास। इससे पहले कि गजल जंग की खबर बताएं, मैं उस जंग के इम्पैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। पेट्रोल की कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हो चुका है। पेट्रोल जब कम होता है तो 30 पैसे कम होता है, 40 पैसे कम होता है। लेकिन अब पेट्रोल की कीमत के हवाले से बताया जाए तो पेट्रोल की कीमत 4 रुपये 80 पैसे कम कर दी गई है और डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है और डीजल की कीमत 7 रुपये 95 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। सो पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है खवातीन हज़रात। असल में पिछले कुछ अरसे से ना 30 पैसे 40 पैसे 50 पैसे कम हो रहा था, तो आदत पड़ गई। आज वो मैं बताते बताते वही आदत थी कि आज शायद कम हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेट्रोल महंगा हुआ है, डीजल महंगा हुआ है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आप देखेंगे कि कुछ अरसे में किरायों पर भी पड़ेगा। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और वैसे भी बजट आ चुके हैं और बजट के बाद ही जिस तरह से टैक्सेस लगे हैं, महंगाई हुई है। अब ये जो जंग है, जंग के भी इम्पैक्ट आ रहे हैं। रात से इसका इतलाक भी हो चुका है। सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो हम देख रहे हैं, ईरान और इसराइल का आपरंग देख रहे हैं और जिस तरह से ईरान ने धूल चिटाई है इसराइल को, सब लोग बहुत खुश भी हो रहे हैं, बहुत से शहर तबाह भी कर दिए। लेकिन ईरान के पास ऐसे कौन कौन से मिसाइल हैं, आज हम उसके बारे में जरा व्यूअर्स को बताते हैं। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम जारी है इस वक्त और ईरान के पास इसराइल तक मार करने वाले जो मिसाइल हैं, उनकी जो अकसाम है वो 9 किस्म के मिसाइल हैं ईरान के पास, जिनकी रफ्तार 6125 किलो फी घंटे से लेकर 17,151 किलोमीटर तक बनती है। और सबसे पहला जो मिसाइल है वो आपको हसनैन बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अगर इन मिसाइल्स की पहले मैं कैटेगरीज बताता चलूँ तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम सिजल है, फिर खैबर उनके पास है, फिर इमाद है, फिर शहाब है, फिर गदर है, पाया है, फतह है, फतह 2, खैबर शिकन और हज कासिम। ये तमाम तर मिसाइल इस वक्त ईरान के पास मौजूद हैं। एग्जैक्टली। और ईरान ने तारीख में पहली बार बराह रास्त इसराइल पर मिसाइल हमले किए हैं, जो शायद नहीं सोच सकता था। बहुत सरप्राइजिंग था इसराइल के लिए। और ईरान ने हमले जिस तरह से किए, जिन मिसाइलों के साथ किए, सबसे पहला जो मिसाइल है गदर के हवाले से बात करें, जिसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, रफ्तार उसकी 17,000 किलोमीटर फी घंटा है। और ये क्या कुछ कर सकता है ये मिसाइल, इसराइल के नकब एयर बेस के करीब गिरने वाले एक मिसाइल ने रनवे और इसके साथ साथ जो मेन मरकज है उसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। गदर मिसाइल की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ऐसी है। इसके अलावा अगर इमाद की बात की जाए तो उसकी रेंज है 1700 किलोमीटर। खुसूसियत इसकी ये है कि गाइडेड मिसाइल है और इसका हदफ तल अबीब तक पहुंच सकता है और तल अबीब के मज़ाफ़ात में मौजूद एक दिफाई रेडार स्टेशन है। और इसके अगर नतीजे की बात की जाए कि कितना ज्यादा ये खतरनाक है, तो रेडार सिस्टम इसने मुकम्मल तौर पर नाकारा बनाया। फिजाई निगरानी 6 घंटे मुअत्तल रही और जिससे इजरायली दिफा में खौफनाक खला पैदा हुआ। और आपको पता है कि तल अबीब के जिस तरह से हमने मनाजिर देखे हैं, वीडियोस देखी हैं, मुकम्मल तौर पर जल रहा था। आगे बढ़ते हैं और खैबर शिकन के हवाले से बताऊं तो इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है और वॉर हेड हदफ है इसका। इसराइल का आयरन डोम डिफेंस जोन उसको ये नकारा बना सकता है। इसका असर क्या है कि एक मिसाइल बराह रास्त डिफेंस बैटरी के पास गिरा, 2 मिसाइलों ने सिग्नल्स को बिल्कुल रोक दिया, जाम कर दिया। और उसके बाद इसराइल का जो सिस्टम था पूरा तर, जो उनका एक बना हुआ था, उसको एग्जैक्टली दिफाई सिस्टम, उसको उन्होंने मफलूज कर दिया और उससे कई ईरानी ड्रोन इसराइली हदूद में दाखिल होकर कामयाब उन्होंने हमले किए हैं। बिल्कुल ऐसे। इसके अलावा अगर सेजल की बात की जाए तो इसकी रेंज है 2000 से 2500 किलोमीटर तक। ये 2 स्टेज का मिसाइल है, जो मिसाइल के जो मरहले हैं वो 2 मरहलों में होता है। इसका हदफ हैफा नेवल बेस के करीब रनवे और इसका जो उन्होंने जब ये हमला किया तो इसने नेवल की लॉजिस्टिक बेस को मुतासिर किया और एक जंगी बहरी जहाज की जो मुरम्मत है उसको भी इसने ताखीर का शिकार किया, जिसकी वो मुरम्मत कर रहे थे। सो ये इसके इफेक्ट्स हैं। जी। और हज कासिम की अगर बात करें तो उसकी रेंज 1800 किलोमीटर है। उसकी खुसूसियत क्या है कि वो कम वक्त में निशाना बना सकता है तमाम तरह अहदाफ को। गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली मिलिट्री कमांड पोस्ट उसका हदफ था। फिर नतीजा क्या हुआ कि हमला रात की आखिरी पहर में हुआ। मिसाइल ने पोस्ट को जुज़वी तौर पर तबाह किया और फिर उसके बाद इसराइली जो इतने भी जर्नल्स थे वो भी जख्मी हुए। और हज कासिम की एक खुसूसियत ये है कि आपको पता है कि ये जनरल कासिम सुलेमानी जो कि एक प्रोमिनेंट फिगर हैं, मिलिट्री लीडर थे, उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इस मिसाइल का नाम ये रखा गया था। और ये तमाम तर 9 मिसाइल है जिनकी इंफॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है, जो इस वक्त ईरान तबाह बर्बाद कर सकता है इसराइल को। बिल्कुल ऐसी। और कुछ उन्होंने इस्तेमाल भी किए हैं और कुछ तबाही आपने देखी भी होगी जो कि इस वक्त तल अबीब और उसके गिरदो नवा में हो रही है। खवातीन हज़रात आगे बढ़ते
बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको इसी रिलेटेड एक स्टोरी बताते हैं, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान का कुछ रिश्ता ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ायरीन होते हैं। तो ईरान से जितने भी ज़ायरीन थे उनका तो इनखला हो गया, लेकिन अब उसके बाद तलबा के इनखला का जो मसला है उसके हवाले से भी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा इलाकाई सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाए हैं और उन्होंने कहा कि ईरान से 450 ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल कर लिया गया है और ईरान में मुकीम पाकिस्तानी तलबा के महफूज इनखला के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पहले मरहले में 154 तलबा को निकाला जाएगा, जबकि ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाना इराक में फंसे पाकिस्तानी ज़ायरीन से भी राब्ते में है और उनके महफूज रिहाइश और मुमकिन इनखला के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जबकि वज़ारत ख़ारजा ने एक सेल भी कायम किया है जिसको क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कहा जाता है और ये 24 घंटे फाल रहेगा। आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपने जितने भी अजीज़ व अकारिब हैं उनके हवाले से आप वज़ारत ख़ारजा से पूछ सकते हैं। एग्जैक्टली उनकी हेल्पलाइन भी मौजूद है, आप सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर कॉल करें और तमाम तर इंतजाम वहाँ पर किए जा चुके हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी रिलेटेड मैं आपको मज़ीद खबरें भी दूंगी कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बायस गैर मुल्की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। एमरेट्स समेत कई बड़ी एयरलाइंस शुमारी अमेरिका, फिर मिस्र और फिर दीगर ममालिक के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की जा रही हैं और एयरलाइंस मगरबी पाकिस्तान से गुजरकर मगरब में अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, बहिरा अरब और फिर अज़रबैजान और तुर्की के बाद आगे भी जा रही हैं। और आपको ये भी पता हो कि जंग के बाइस ईरान, इराक, शाम, उर्दन और इसराइल की फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर अभी तक बंद है। कोई भी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जा रही, पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे पहले जब यूरोप से आप ट्रैवल करते थे तो आप इस्तांबुल से होते हुए वाया ईरान, वाया इराक और अज़रबैजान का भी इस्तेमाल करते थे और आप सीधा कराची या फिर इस्लामाबाद पहुंचते थे। लेकिन अब इस रूट को कम्प्लीटली तब्दील कर दिया गया। अब आप दुबई के ऊपर से होते हुए, फिर पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए, फिर आपने तेहरान को बिल्कुल साइड पर छोड़ दिया और इराक के कुछ ऐसे सरहदी इलाके जिसके ऊपर से होते हुए आपका जो फ़िज़ाई ऑपरेशन है वो उसको बहाल रखा गया अभी तक। लेकिन अगर ये जंग का स्केल बढ़ता है तो शायद इस ऑपरेशन को भी महदूद कर दिया जाएगा, क्योंकि जब मैं देख रहा हूं तो तेहरान और इजराइल के दरमियान जो फासला है उसी के दरमियान से अभी भी फ़िज़ाई हदूद वहां से बहाल है। तो अगर ये एस्केलेट होता है मामला तो वो भी खत्म हो सकता है। ख़वातीन वज़ात, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं ग्लोबल मार्च 2 जो कि गजा में शिरकत के लिए मिस्र पहुंचने वाले नेल्सन मंडेला के नवासे का पासपोर्ट है, उनका जब्त कर लिया गया है। वो इस ग्लोबल मार्च 2 में शिरकत कर रहे थे। उनके नवासे का कहना है कि कायरा में चेक पॉइंट पर मौजूद हैं वो और उनका पासपोर्ट जब्त किया गया। ख्याल रहे कि ग्लोबल मार्च 2 गजा में इजराइल की जो नाकाबंदी है उसके तोड़ने के लिए ये एक तहरीक है जिसने गजा को कैद के दहाने पर धकेल दिया है। मार्च में 80 से ज़ायद ममालिक के तकरीबन 4000 रज़ाकार शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि गजा में अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली हमलों में अब तक 54,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,26,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब इजराइल ने गजा की जो डील है अमेरिका ने जो करवाई थी उसको भी तोड़ा। उसके बाद आप देखिए कि उसका मुहासरा जारी है और जिसके बाद लोगों को इस वक्त खाने पीने के भी मसाइल हैं, वहाँ पे खाने पीने की अशिया का जखीरा भी कम होता चला जा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि जिस तरह ये जंग बढ़ेगी मामलात मजीद बढ़ेंगे, नुकसानात भी होंगे, जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा अब लाइट स्टोरी भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि जंग की बात हमने बहुत कर ली है। आपको पता है कि गर्मियों की आमद है और लोग पहाड़ी इलाकों का रुख कर लेते हैं और पाकिस्तान के दिलकश पहाड़ी इलाकों की तरफ अगर मैं देखूं तो सयाहों का रुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर आप भी इन हसीन वादियों को रुख करने का इरादा रखते हैं तो एक अहम खबर को आपने ज़रूर मद्देनज़र रखना है। वो ये है कि आपका सफ़र बेफिक्री से आपका तय हो जाए और टेंशन से दूर हो जाए, तो आपने क्या करना है कि वादी कागान को नारान और आगे शुमाली इलाकों से मिलाने वाला अहम लोहे का पुल, महांदड़ी पुल जिसे कहते हैं, जुलाई 2024 में शदीद बारिशों और सैलाब के नतीजे में तबाह हो गया था और आर्जी तौर पर एक सिंगल लेन पुल नस्ब किया गया था, जो अब सयाहों और मकामी ट्रैफिक के लिए नाकाफी साबित हो रहा है। और इस मसले के हल के लिए FWO की जानिब से नए 33 फुट चौड़े पुल की तामीर का काम तेजी से जारी है, जो इलाके की ट्रैफिक को भी मुस्तकिल बुनियादों पर सहूलत फराहम करेगा। ताहम अगर बात की जाए इस पुल की तो इसके तामीराती सरगर्मी के बायस ये पुल 15 जून से लेकर 18 जून तक मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा और इस दौरान नारान या गिलगित जाने वाले सयाहों को
एक अल्टरनेट वे इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कराक्रम हाईवे इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसी की हिदायत भी दी जा रही हैं। तो जो लोग जाने का इरादा रख रहे हैं या फिर जा रहे हैं उनको मुश्किलात हो सकती हैं, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर बिल्कुल की ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। और गजल ने जो आपको डेट्स बताई हैं, आपने इन डेट्स का ख्याल जी हाँ। रखना है, क्योंकि जब आप नारान, कागान या फिर आगे बाबूसर या फिर आप गिलगित या हुंजा जा, प्रायोरिटी में ये होता है कि आप वही रूट इस्तेमाल करें जो कि मांडी वाला है या हाँ, फिर जो शोबरान main वाला है। रूट है। लेकिन जो दूसरा रूट है कराकुरम हाईवे वाला, थोड़ा सा मुश्किल है। बशाम से गुजरते आपको चल्लास की गर्मी को भी फेस करना पड़ता है। सो इस रूट में आपको पहाड़ भी देखने को मिलते हैं, खूबसूरती भी है, ठंड भी है। सो अगर आपने इस रूट से जाना है तो थोड़ा सा अपना प्लेन आगे पीछे कर लीजिए ताकि आप इन मुश्किलात से बच सर्च करके जाएं, सकें। better बिल्कुल ही है। ऐसी है। खबरतीन वजात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मिडिल ईस्ट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो मशरिक़ वुस्ता में एक बार फिर आग भड़कने को है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। इस बार मामला सिर्फ बयानात या फिर पुरानी दुश्मनी तक महदूद नहीं है, बल्कि बराह रास्त हमले, ड्रोन्स, मिसाइलों और जवाबी कार्रवाइयों तक जा पहुंचा है। हालिया तनाज़े की जड़ गजा और लेबनान में ईरान के हिमायत याफ्ता गिरोहों की सरगर्मियां और इसराइल की तरफ से शाम और ईरान में किए गए फिजाई हमले हैं। ईरान जवाब देना चाहता है, इसराइल दबाव बढ़ाना चाहता है और दरमियान में पूरा खित्ता एक नई जंग के खतरे में है। आज के शो में हम ईरान और जो इसराइल है उसके दरमियान ये कशीदगी है, इसी हवाले से बात करेंगे। जी हाँ, और इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जमील अहमद खान साहब और एम्बेसडर हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से इसराइल ने सीनियर मिलिट्री को टारगेट किया, उसके बाद फिर हमने देखा कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को टारगेट किया ईरान की, जो ईरान की जानिब से जवाब दिया गया या फिर जो अभी दिया जा रहा है, आप समझते हैं कि इतना मौसर जवाब है कि इसराइल बैकफुट पर चला जाए? ताकत का तवाज़ुन बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस तरह ये नहीं कहा जा सकता कि इतना मौसर जवाब है। ये कहा जा सकता है कि पहली मर्तबा इजराइल में थोड़ी सी अफरा तफरी फैली है। फर्स्ट टाइम जब से इजराइल कायम हुआ है और पहली दफ़ा कोई इतनी रेजिस्टेंस दे रहा है इजराइल को। हालांकि इससे पहले इजराइल के खिलाफ जंगें भी हुई, लेकिन इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उनको नहीं मिली है। तो लिहाजा उस लिहाज से तो ठीक है, लेकिन ताकत के तवाज़ुन में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि ईरान का पहले दिन जो हमला किया गया इस पे ईरान पर इजराइल की तरफ से, वो 700 के करीब टारगेट्स को एंगेज किया गया। जैसा हम सबों को पता है कि 200 के करीब जो है जहाज इस्तेमाल हुए उसमें। और अब सूरत हाल ये है कि ईरान का बहरा नुकसान तो हुआ है जब इतने, और फिर बतदरीज हर रोज हो रहा है, लेकिन उसमें अभी इंटेंसिटी कम होती जा रही है क्योंकि इजराइल ने अपने कुछ अहदाफ हासिल कर लिए हैं। मसलन कौन से, कि वो उनके मिलिट्री जो इंस्टॉलेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ ऐसी जगह जहां मिसाइल वगैरह को उन्होंने किया है, लेकिन अब भी उन्होंने अपने बड़े सेफ अंदाज में अपने एसेट्स को रखा हुआ है। जो वो महसूस होता है कि 2000 रिपोर्टेडली मिसाइल्स की बात हो रही है सुपरसोनिक की, तो वो तकरीबन इसको 20-25 दिन तक तो आराम से रेजिस्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये फैसला कहीं ना कहीं, ये मामला, क्योंकि अगर उस वक्त तक नहीं हुआ ये मामला तो ईरान के पास कोई रास्ता नहीं रहेगा कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को भी बंद करे और जो वहाँ इलाके में बाकी इंटरेस्ट हैं अमेरिका के और बाकी उनके एलाइज के, इजराइल के, तो उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू करे। क्योंकि इजराइल को दरअसल ये गुमान हो गया कि अब ईरान बिल्कुल वल्नरेबल हो गया है, क्योंकि इजराइल ने हकीकतन भी हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर दिया, तकरीबन हमास को तो न्यूट्रलाइज कर ही दिया, और उसके बाद सीरिया में एक ऐसी हुकूमत बैठा दी गई जो कि अमेरिका की मदद से, कि जो कि रेजिस्टेंस का जो मामला था, ईरान के जो पॉकेट्स थे उसको काफ़ी हद तक मध्यम कर दिया। इराक में थोड़ा मध्यम करने की कोशिश की, लेकिन अभी तो ये तमाम जब एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो पॉकेट्स जो फ्रंट लाइन थे ईरान के, उनको ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद ये नेगोशिएशन जब हो रही थी, न्यूक्लियर रिकॉर्ड के पिछले 5 हो चुके थे, छठा इतवार के दिन यानी कल के दिन होना था, उससे पहले इसराइल ने हमला किया। इजराइल का और उन लोगों का शुरू से ये गुमान था या मानना था कि अगर हमने 60 दिनों के अंदर हमला नहीं किया, इसीलिए 60 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि 60 दिन में ये हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था टाइम, मुआहदा हो जाना चाहिए दोबारा,
और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे, यानी कि जो वो चाहते थे अमेरिका और इजराइल, और वो क्या चाहते थे कि ईरान बिल्कुल वो अपनी अफजूदगी अपने मुल्क में ना करे, अगर करना है किसी और जगह करे, और फिर अपने मुल्क में लेके आए सिविलियन यूज के लिए जो इनरिचमेंट है, और या उसको बिल्कुल अबंडन कर दे। तो इन दोनों सूरतों में को ईरान कबूल नहीं कर सकता था, और नहीं उसने कबूल किया। तो ऐसी सूरत में जब उस पर हमला हुआ है, तो कुछ तो एसेट्स उनके हुए हैं, उसमें कुछ नुकसान हुआ है, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर साइट। सितम ज़रीफ़ी ये है कि न्यूक्लियर साइट पर बम्बार्डमेंट करना और IAEA की तरफ से कंडमनेशन भी नहीं आना, क्योंकि ये न्यूक्लियर साइट पर हमला ये हकीकतन किसी भी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट के तहत ये है ही नहीं कि न्यूट्रल साइट्स पर आप हमला कर दें किसी मुल्क के, क्योंकि उससे ताबकारी होती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा जमील साहब, मैं इसी तरफ आ रहा था। मेरा क्वेश्चन भी आपसे यही है कि जो आलमी ताकतें हैं उनकी तरफ से कि मजम्मत नहीं आ रही, ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं कि मैं मीडिएशन करवा दूंगा, लेकिन साथ ही बहुत सारे सवालात ये भी खड़े हो रहे हैं कि टॉप लीडरशिप मारी गई है ईरान की। सो ये किसी घर के बेदी के अलावा काम नहीं हो सकता। देयर इज अ लॉट ऑफ लूप होल्स इन इरानियन सिस्टम। सो इन दोनों क्वेश्चंस को आप किस तरह से एड्रेस करेंगे? नहीं, वो तो जब इस्माइल हानिया का वाकया हुआ तो उस वक्त भी बिल्कुल वाज़ेह हो गई थी बात, और उसके बाद बतदरीज जो जिस तरह असैसिनेशन होती रही, तो वो तो ज़ाहिर है इंटेलिजेंस का एक पेनिट्रेशन तो है मसाद का ईरान में। लेकिन ईरान बड़ी रिजिलियंट कौम है, वो उससे नबरदाजमा होती रही बतदरीज। लेकिन आप ईरान को भी इस मामले में क्रेडिट दिया जा सकता है, देना चाहिए कि ईरान ने भी अपने इंटेलिजेंस के जरिए वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इसराइल से अपने पास, उनके पास पहुंच गया। इसराइल के बड़ी सीक्रेट जो रखे गए थे, और वो हैं कि उनके न्यूक्लियर साइट्स किस किस जगह पर हैं इसराइल के। और यही वजह है कि ईरान ने भी उन जगहों पर अपनी मिसाइल दागे हैं। और मिसाइल दागे हैं क्योंकि इसराइल में बड़ी सख्त सेंसरशिप है, और जिन इलाकों में मिसाइल गिरते हैं उन इलाकों को बिल्कुल सील कर दिया जाता है, ना वहाँ मीडिया जा सकता है, ना वहाँ उनके अपने शहरी जा सकते हैं। हत्ता कि अब तो जो उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस वगैरह हैं उनके इर्द गिर्द से सिविलियंस को हटाया जा रहा है। वो क्यों हटाया जा रहा है? इसलिए कि वो समझते हैं कि ईरान की पेनिट्रेशन भी हुई है, और उन्होंने कई दर्जन लोग अरेस्ट किए हुए हैं पिछले चंद दिनों में कि वो ईरान के लिए इंटेलिजेंस कर रहे हैं। जिस तरह ईरान ने कोई 73 अरेस्ट किए हुए हैं, जिसमें 17 के करीब इंडियंस हैं, और इंडियंस पहले भी अरेस्ट हुए थे इंडियन नेशनल्स हानिया के ज़माने में। तो ये एक हम आहंगी चल रही है जिसकी वजह से इंटेलिजेंस फेलियर तो है, वरना टॉप लीडरशिप चुन चुन के इस तरह उनको निशाना बनाना जरा बहुत मुश्किल था। लेकिन ये बात भी मानना है चाहिए कि ये टॉप लीडरशिप सारे सिविलियन आबादी में रह रहे थे, और सिविलियन आबादी में टॉप लीडरशिप रह रही हो जब या साइंटिस्ट, तो उनको आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा जमील साहब, आज हम डिस्कस भी कर रहे थे इस सेगमेंट से पहले कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, जो उनके मिसाइल्स हैं, जिसमें गदर है, फतह 2 है, फिर हर्ष कासिम है, बहुत पावरफुल है। आप क्या समझते हैं कितना ये ख़तरनाक है इसराइल के लिए, और क्या इसराइल के लिए सरप्राइजिंग था कि आयरन डोम जिस पर उनका इतना इन्हिसार होता है उसके बावजूद तल अवीव जिस तरह से जल उठा? जी, उनके लिए यकीनन सरप्राइज है ये, क्योंकि इसराइल को ये तवक्को नहीं थी कि इसके बावजूद कि थाड मौजूद है, आयरन डोम पूरा निज़ाम मौजूद है, इनका डिफेंस सिस्टम मौजूद है पूरा मिसाइलों के खिलाफ, और तो उसके बावजूद पेनिट्रेट कर जाना। अब भी जो सुबह को आज 6:30 बजे कोई वॉली फायर हुए हैं, पूरा एक सॉल्वो फायर हुआ है ईरान की तरफ से इसराइल की तरफ, उसमें से कई जाके लैंड किए हैं और नुकसान किया है। और बहुत मामूली फुटेज देखने को मिली है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसा बताया कि ईरान ने बहुत सील की हुई जगहों को, तो इराक अपना इसराइल ने, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है कि सारा पता नहीं। लेकिन बहरहाल वो पेनिट्रेट कर रहे हैं, जितने ईरान फायर कर रहा है उसमें से कई दर्जन वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, और काफ़ी नुकसान हो रहा है इसराइल का भी। वैसे तो वो रिपोर्ट क्योंकि उनके बड़ी कंट्रोल है, तो वो रिपोर्ट के लिहाज से तो तकरीबन 20-22 का बताते हैं वो, लेकिन उससे कई ज़्यादा मालूम होता है कि लोग मारे गए हैं और जख्मियों सैकड़ों की तादाद में। बिल्कुल ऐसी। अच्छा सर, इसराइल ने तो काफ़ी तर काबू किया हुआ है, सेंसर किया हुआ है, लेकिन जब मैं इंटरनेशनल मीडिया को भी देखता हूं तो वहां पे अभी तक
इजराइल के हमले की बात हो रही है, ईरान के जवाब की बात नहीं हो रही, तो इंटरनेशनल मीडिया में भी इजराइल का इतना अमल दखल है कि वो इस जंग के हवाले से बात नहीं कर सकती, क्योंकि हमने इंडिया पाकिस्तान की जंग में देखा था कि इंटरनेशनल मीडिया का किरदार बड़ा न्यूट्रल था। जी हाँ, ये इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि ये समझा जाए कि इजरायली लॉबी जो कि बड़ी मरबूत और मजबूत है बहुत सारे मुल्कों में और ख़ास तौर पर अमेरिका में, और इजरायली लॉबी के कंट्रोल में मीडिया के बहुत सारे मीडिया हाउसेज हैं और साथ में बहुत सारे इदारों पर हावी है वो। तो लिहाजा और फिर अमेरिका के एलाइज जितने भी हैं वो इजराइल के बारे में 90% 95% उनके फेवर में बात करते हैं, 5% बात करते हैं इंटरनेशनल कानून की, या बात करते हैं कि इंटरनेशनल कानून के पासदारी होनी चाहिए, डी एस्केलेट होना चाहिए। अब G7 का भी जो आप बयानियां देखेंगे जो हो रही है कनाडा में इस वक्त, और कल उसका बयानिया आ जाएगा, तो आप देखेंगे कि उसमें भी वो कहेंगे कि जी इजराइल को सेल्फ डिफेंस कहा। मेरा अपना ख्याल है कि ये इस किस्म का एलामिया आएगा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का हक है, अपना इजराइल अपना दफा कर सकता है। ये नहीं कहेंगे कि उसने एग्रेशन क्या की है। तो इस किस्म की चीज़ें, और फिर डी एस्केलेशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल कानून की बात करेंगे। लेकिन ये आपके सवाल का वन लाइन में कंक्लूडिंग जवाब ये है कि हाँ, एलाइज इजराइल के हुकूमतों में बहुत ज़्यादा हैं। जो उन ममालिक के अवाम हैं, आपने देख ही लिया कि गज़ा के हवाले से कितने जुलूस जलसे निकलते रहे, गज़ा के हवाले से कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ ममालिक के अवाम निकले जो कि ह्यूमन राइट्स के पासदार थे, लेकिन उनकी हुकूमतों पे कोई जूं तक नहीं रेंगी। बाकियों को तो छोड़ें, अपनों को देख लें, वो ऐसी कुछ ना कर सकी कंडेम के अलावा, मजम्मत दर मजम्मत और फिर मजम्मत, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकी। और अब भी जो 21 तारीख को होने वाली है, जो इजलास होने वाला है, वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का होने वाला है, न कि इसकी ये मतकाजी था, ये सारा जानियत है कि ये सरबराहों का इजलास होना चाहिए था आर्टिकल 9 ऑफ द चार्टर ऑफ OIC के तहत, लेकिन ऐसा अब भी नहीं हो रहा है। जी ठीक हो गया। जमील साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साबिक सफीर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। इन डिटेल उन्होंने हमारे साथ कन्वर्सेशन की है। यहाँ पे वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आप कुछ बात कर लेते हैं। पंजाब असेंबली में आज बजट पेश होने जा रहा है और इस हवाले से कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स नहीं होगा, बल्कि पहले से जो मौजूद टैक्सेस हैं उनकी मौसर वसूली की जाएगी, चाहे वो कोई भी शोबा। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मलिक अहमद बचर साहब, जो कि इस वक्त रास्ते में भी है और असेंबली सेशन के लिए भी जा रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। हमें ये बताएगा, जिस तरह से कहा जा रहा है कि किसी भी शोबे पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि पहले से मौजूद जो टैक्स होगा उसकी मौसर वसूली होगी, तो क्या आपको लगता है कि ये आवाम के लिए रिलीफ है या फिर एक नई सियासी चाल है? मलिक साहब, आपको आवाज आ रही है? ठीक, मलिक साहब अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि इस वक्त बिल्कुल, क्योंकि जब वो हमारे साथ थे तो वो गाड़ी में बैठे हुए पंजाब असेंबली की तरफ रवाना दवा थे, क्योंकि 10 बजे इजलास होना है। सो 10 बजे इजलास में उन्होंने शिरकत भी करनी है और इस हवाले से हम उनसे पूछना चाहते थे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी क्या है। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि चाहे वो तालीम का शोबा हो, सेहत का हो, कोई भी सेक्टर हो, उस पर नया टैक्स नहीं लगेगा। और अगर नया टैक्स नहीं लगता तो क्या वाकई ऐसा है या फिर नहीं? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से बहुत से मंसूबे इंट्रोड्यूस कराए हैं या फिर जिन पर काम भी हो रहा है, तो वो इस हवाले से कह तो रही है कि टैक्स नहीं लगेगा बजट में, लेकिन क्या वाकई नहीं लगता आवाम को इस हवाले से रिलीफ मिलेगा? क्योंकि अगर जब हमने विफाकी बजट देखा उसमें तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब आवाम को, जिसका असर आज आपने हमारे स्टार्ट में सुन लिया था। कहीं ना कहीं पे वफाक का असर पंजाब में भी पड़ता है, बलूचिस्तान में भी, तमाम सूबों में पड़ता है। लेकिन कुछ काम ऐसे पंजाब गवर्नमेंट के कि मुझे हाल ही में मैंने देखे हैं कि हमें पता चलता है। चले जी, हमारे साथ मलिक साहब फिर से हमें मलिक साहब ने ज्वाइन कर लिए। सर, ये बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं, बल्कि जो पहले से मौजूद टैक्स है उसकी वसूली की जाएगी। आपको लगता है कि ये अवाम को रिलीफ देने का एक नया तरीका है या फिर एक सियासी चाल ही लग रही है?
जी सॉरी, रिपीट कर दें जी आपकी आवाज। सर मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब नया कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, जो आज बजट पेश होना है असेंबली में, और जो पहले वाले टैक्सेस हैं उनकी वसूली की जाएगी, आपको लगता है कि ये अवाम को रिलीफ दिया जाएगा इस हवाले से जिस तरह से स्ट्रैटेजी बनाई गई है? देखिए, आवाम को रिलीफ तो आपके सामने आ चुका है कि आज सुबह रात को ही डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है जी। तो अभी तो 4 दिन वो बजट, तो अभी उस बजट पे बहस हो रही है, तो हम क्या रिलीफ की उम्मीद रखें? देखिए, टैक्स फ्री बजट होता क्या है, इनको ये पहले ये बताया जाए। ये टेक्निकल लोग बताएंगे, और मुझे जितना पता है टैक्स फ्री बजट वो होता है कि इन्होंने अवाम को कोई सब्सिडाइज किया हो, किसी चीज में अवाम को इन्होंने सब्सिडी दे के फायदा पहुंचाया हो, और वो वापस न लें, और फिर टैक्स, और क्या टैक्स लगाए? अवाम तो पहले मरी पड़ी है, जो सब्सिडाइज चीजें थी सब वापस ले ली गई हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं, एक सोलर था गरीब आदमी के लिए, उस पर भी 18% टैक्स लग गया। बिल्कुल। तो सोलर क्या इस्लामाबाद वालों ने खरीदना है, पंजाब वाले नहीं खरीदेंगे? एग्जैक्टली। ये चचा भतीजी की गवर्नमेंट है, इनको, हुकूमत को अवाम की मॉरल सपोर्ट है नहीं। फार्म 47 की ये गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या टैक्स फ्री बजट देना है बीबी? इन्होंने तो कुछ भी नहीं करना। और ये गंदम का किसान जो है वो रुल गया। हर चीज आप खुद देख लें, जो इस वक्त जो इस सूबे में हालात हैं, 22 अरब रुपए का किसानों का नुकसान हुआ है, जिसमें 1600 अरब रुपए, 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें 1600 अरब रुपए सिर्फ पंजाब के किसान का नुकसान हुआ है। उसके बाद आप महंगाई देखें, 42% बढ़ गई है। उससे 9 करोड़ लोग जो गुर्बत की लकीर है, उससे पॉवर्टी में वो नीचे आ चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये क्या, ये आज ये समझ रहे हैं कि लोग 15वीं 16वीं सदी में रह रहा है, और जिस तरह इन्होंने ड्रामे करके 35-40 साल डीलें करके हुकूमत की है इस मुल्क पे, ये अभी उसी तरह समझ रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक हो गया मलिक साहब, नहीं है। ठीक। अच्छा सर, शॉर्टली मुझे, मेरे पास टाइम बड़ा कम है, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये बजट की जो तैयारी हुई, सब चीजें हुई, इसमें अपोजिशन को की एतमाद में लिया गया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से? लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो अपोजिशन के साथ बात करे, बिकॉज उन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया हुआ है। हम शेयर ऑफ बजट दे रहे हैं। ठीक हो गया सर, आप शैलो बजट दे रहे हैं और उनके पास कोई हिम्मत नहीं है कि वो मलिक अहमद खान बचर उनकी पार्टी से बात करें। मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन व हज़रात, सुबह की सोच में यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हंसी मजाक की। और आपको पता है कि जब हंसी मजाक और शानदार अदाकारी से भरपूर चीजें, लोग आपके सामने मौजूद होते हैं, तो आपकी एनर्जी लेवल अलग होता है। और एग्जैक्टली और इसी तरह आज हम बात करने वाले हैं कि हंसी मजाक से भरपूर नया स्टेज ड्रामा मंकी बिजनेस, और इन दिनों आपको पता है कि शहर की सबसे बड़ी तफरीही पेशकश बन चुका है। और आपको पता है जिसमें यासिर हुसैन और उमर आलम जैसे बासलाहियत फनकारों की मौजूदगी हो तो फिर आपको पता है बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मिस्रा है, बिलाल है, एग्जैक्टली, बिलाल यूसुफजई हैं। आप सबको नाराज नहीं कर सकते। मैं किसी को भी नाराज नहीं करूंगी, मैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे फनकार इस कॉमेडी थिएटर में मौजूद हैं जिन्होंने 4 चांद लगा दिए, और हर शो में कहकों की गूंज भी सुनाई दे रही है। और ये ड्रामा सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल तफरीही तजुर्बा है जो नाजरीन को देर तक याद भी रहता है। और इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है मंकी बिजनेस की, अगर मैं बात करूं। और अगर आप थिएटर से मोहब्बत रखते हैं तो ये वाला शो जो है ना, आपने देखना नहीं भूलना, बिल्कुल आपने देखना है, जाना है, जाकर देखना है। और अभी तो हमें जितनी भी खबरें मिल रही हैं और लोग जिस तरह रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हंस कर लोट पोट हो जाते हैं सारे लोग। बिल्कुल ऐसी है गजल है, बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी जब थिएटर की बात होती है तो थिएटर हमारे कल्चर का हिस्सा था, लेकिन अब ख़वातीन व हज़रात, क्योंकि हम थिएटर से दूर होते जा रहे हैं, हम इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी से दूर होते जा रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आती है, चाहे वो मंकी बिजनेस हो या फिर थिएटर के हवाले से, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा
ज़्यादा सेलिब्रेट करता हूँ। अपने Exactly. मेहमानों की तरफ जाते हैं, इसकी पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। पहले सेगमेंट में 4 लोग होंगे, दूसरे सेगमेंट में 4 लोग होंगे, और सबसे पहले अगर मैं राइट साइड पर बात करूँ तो बड़ी खूबसूरत सी इसकी अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं, युसरा इरफान। युसरा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे गपशप भी लगाएंगे, और युसरा के बिल्कुल साथ ही बैठे हुए हैं खिजर अंसारी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमारे लेफ्ट साइड पे हैं Exactly. हमारे लेफ्ट साइड पर मौजूद है जी बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया बिलाल यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। साथ ही उसामा बिन अतीक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। सबसे पहले तो हम जानते हैं सबका क्या क्या रोल है, ताकि हमें भी समझ आ जाए, हमें भी हमने ये कहा कि हम लाइव ही जानते हैं कि इनका रोल क्या क्या है, क्योंकि शायद हमने तो मंकी बिजनेस देखा हुआ है लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा हुआ, तो इनसे पूछते हैं। युसरा, सबसे पहले तो आप बताइएगा कि थिएटर का तजुर्बा कैसा रहा, और मंकी बिजनेस में इन सब के साथ आप क्या रोल कर रही हैं? जी, मैं तो अरसा दराज से थिएटर कर रही हूँ, तो जब भी थिएटर का मौका मिलता है तो आई लव बीइंग बैक ऑन स्टेज, एंड इट फील्स लाइक आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम आई स्टेप ऑन स्टेज। तो उसकी वही जैसे बोलते हैं शुगर रश, एड्रेनलिन रश, वही इट्स ऑलवेज द सेम। और मंकी बिजनेस में जी मेरा किरदार है मिसेस वसीम का। मिसेस वसीम। मिस्टर वसीम इज आवर मेन प्रोटैगनिस्ट, व्हिच इज यासिर हुसैन। तो उनकी बेगम का किरदार है। वाह अच्छा, वाह वाह, बेगम का यासिर भाई की बेगम। एग्जैक्टली। अच्छा खिजर, आपका क्या रोल है? जी, मेरा एक रोल है फ़ैन का, जो फ़ैन है यासिर हुसैन साहब का, जो किरदार अदा कर रहे हैं वसीम का। उसका चक्कर ये है कि वो उनसे मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, जिस तरह एक फ़ैन होता है कि वो किसी तरीके से अपने पसंदीदा जो है एक्टर से मिल सके, और वो कोशिश कर रहा होता है, मगर वो कोई ना कोई उस बेचारे के साथ जो है वो कोई मसला हो जाता है, मिल नहीं पाता। वो जब भी आता है उसको कोई ना कोई और टकराता है घर से। अच्छा। तो इसलिए वो जो है वो इस कश्मकश में है कि गोली करा दी जाती है। बिल्कुल ऐसी गोली कराई दी जाती है, और वो भी एक बहुत गोली हम कराते हैं। ये क्या वाइफ कराती है। बिल्कुल ऐसी सही, है। सही। ये मिलने नहीं दे रही उनसे किसी तरीके से जो है। सही हो गया। अच्छा बिलाल, आपका क्या रोल है इसमें? मैं आपको वैसे ओवरऑल ही बता देता हूँ कि हमारी जो स्टोरी लाइन है बेसिकली वो आर्टिस्ट और रॉयल्टी के ऊपर है। तो यासिर हुसैन प्ले कर रहे हैं एक एक्टर जिसको काम नहीं मिल रहा, तो वो गवर्नमेंट से तरह तरह से फ्रॉड करके स्कीम्स ले रहा है। तो उसके अंदर अब मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और उसके साथ रेंट पे उमर आलम रह रहा है। तो वो साथ में जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फ़ोन करता है, वो मैं होता हूँ। तो मैं आता हूँ वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब मैं जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता हूँ तो उस टाइम पे वो ऐसी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो उसके साथ साथ बीच में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, फ़ैन आ रहा होता है, वाइफ आ रही होती हैं। तो इट्स अ फार्स कॉमेडी प्ले जिसके अंदर सिचुएशन लाइंस और मतलब एक केओस होता है। तो इसके बीच में कैरेक्टर्स आ रहे होते हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो आता है। आप यहाँ के चुलबुल पांडे हैं। हाँ। वो आता चुलबुल पांडे की तरह है, और फिर वो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि वो पीके बन के चला जाता है। सही हो गया। उसामा। अच्छा, मेरा जज साहब तुसी की कर रहे हो? मैं जी कर रहे हैं कम्युनिटी वर्कर का किरदार। वाह वाह वाह। देखिए, जिस तरह हमारे माशरे में बहुत से किरदार हैं, उस तरह कम्युनिटी वर्कर्स जो हमारे हेल्पर्स हैं, जो हेल्पिंग हैंड हैं, उनको हम निगलेक्ट करते हैं माशरे में, और उनको आपने साथ बिठाते नहीं, उनसे ज़्यादा बात करते नहीं हैं। तो उसका भी एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल है इसके अंदर। और इस घर में कुछ मसला चल रहा है, उस मसले को सॉल्व करने के लिए एक बंदा आया है, और वो कम्युनिटी वर्कर है। और वो ना सिर्फ कम्युनिटी वर्कर अपना काम कर रहा है, बल्कि वो एक मैसेज देके जाता है जो माइनॉरिटीज पे, जिनको हम इतने एक्सेप्टेंस नहीं देते, तो माइनॉरिटीज पे वो मैसेज भी दे रहा है। क्योंकि ये फास्ट कॉमेडी प्ले, तो वो अपना किरदार भी साथ साथ निभा रहा है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। यानी कि जितने किरदार हैं इसमें 8 के 8, वो जो शुरू में है वो एंड में वो नहीं है। तो वो ट्विस्ट क्या है सर, मैं चाहता हूँ आप भी देखें। ठीक हो गया। और आप यानी कि जिरगोई भी हैं। हाँ, मैं भी एक काइंड ऑफ जिरगा जिस तरह सिस्टम होता है। सही। अच्छा युसरा, जब हमने पहले थिएटर की बात की तो थिएटर, क्योंकि अब आप तो काफी अरसे से कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थिएटर का वो एक जमाना होता था कि जब लोग थिएटर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। अब थोड़ा सा हम इससे दूर होते चले जा रहे हैं। सो इसके रिवाइवल के लिए भी काफी ज्यादा एफर्ट्स हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि मंकी बिजनेस की तरह के बहुत सारे और भी प्लेज हो रहे हैं। सो हम उस एरा में वापस जा रहे हैं जहाँ पे हम वाइब्रेंट सोसाइटी होंगे, एक तरफ थिएटर चल रहा होगा, एक तरफ फिल्म चल रही होगी, एक तरफ ड्रामास चल रहे होंगे। अच्छा, फिल्म, ड्रामा, थिएटर, किसी भी आर्ट को प्रोड्यूस करने के लिए ना आपको उसके लिए उसके अंदर मॉनेटरीली इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो आई फील लाइक बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट एंड ऑल दीज बॉडीज़, हमारे जितने भी स्पॉन्सर हैं, आर इन्वेस्टिंग इन थिएटर। और जब आप इन्वेस्ट करते हैं थिएटर में तो आपको उसका रिजल्ट मिलता है। एंड मंकी बिजनेस इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि वाकई उसका रिजल्ट आप राइप और जो है क्या उसे बोलते हैं, आपको रिसीव होता है।
तो आई फील लाइक जिसने मंकी बिजनेस देखे माशाल्लाह वी हैव डन हाउसफुल शोज इन कराची, वी हैव डन हाउसफुल शोज इन लाहौर, और अब इस्लामाबाद भी हमारा तीसरा चौथा शो है आज, और सारे हाउसफुल गए हैं। खिजर, मुझे ये बताएं, जिस तरह से युसरा बात कर रही थी कि उनका एक एक्सपीरियंस रहा है और अब गवर्नमेंट भी इस तरफ जा रही है, रुझान बढ़ा है, लोगों का भी बढ़ा है, आपने इससे पहले कितने थिएटर किए हैं और ये एक्सपीरियंस आपका किस तरह से रहा है? मैंने जी 6 साल पहले शुरू किया था। अनवर मकसूद साहब का प्ले था नाच न जाने। अच्छा। और सरप्राइजिंगली जी बिल्कुल और वो जो है सरप्राइजिंगली यासिर हुसैन ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, उन्होंने ही मुझे रखा था उस प्ले के अंदर, और वो मेरा पहला प्ले था उनके साथ। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो मेरा पहला थिएटर प्ले था। और उसके बाद फिर मैंने 14.5 अगस्त किया, वो भी अनवर साहब के लिखा हुआ था। और फिर कराची आर्ट्स काउंसिल में काफ़ी प्लेस कर चुका हूँ मैं इसके अलावा भी। तो जहाँ तक आपकी बात है जो एक्सपीरियंस की, और तो आपने जो बात की थी अभी, युसरा ने भी जिस बात का जवाब दिया कि किस तरह से रिवाइव हो सकता है सीन, इसके लिए गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है और पजीराई की ज़रूरत है। ये लोग अगर करेंगी, गवर्नमेंट करेगी जैसे अभी मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, अगर इसी तरह करती रही तो फिर होता रहेगा, क्योंकि एक थिएटर से कुछ नहीं होगा। साल में 4-5 ऐसे कमर्शियल प्लेस होंगे तो लोगों को पता चलेगा कि यार हो रहा है, फुटफॉल बढ़ेगा थिएटर का। तो अब अगर एक साल में हम प्ले कर लें, ठीक है, तो फिर बाकी इतने महीने क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो उसकी ज़रूरत जो है वो ये है कि वो होता रहे रेगुलरली। जब होगा तो आर्टिस्ट को भी जो है वो फाइनेंशियली सिक्योर भी रहेगा, ठीक है। और आर्टिस्ट का फाइनेंशियल सिक्योर डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो उससे है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करे प्रोड्यूसर्स को जो बना रहे हैं, और उनको किसी तरीके से उनकी पजीराई करे। उनके लिए जो हॉल के रेंट हैं, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन तीनों जगहों पे जो मैं कहना चाहता हूँ, हॉल के जो रेंट है उनको कम किया जाए, सब्सिडाइज होना चाहिए। हाँ, सब्सिडाइज होना चाहिए, ताकि इस तरह होते रहे। और ये मंकी बिजनेस की प्राइम एग्जाम्पल है। कराची में हमने कुछ 15 दिन करना था, हमने 25 दिन कर लिया उधर। और ऑल पब्लिक शोज जो हमने ज़्यादातर आई थिंक 70% पब्लिक शोज किए हैं हमने, वरना कॉर्पोरेट शोज अगर होते हैं लोगों ने दूसरी तीसरी बार जा जाके भी देखा है हमारा प्ले। कई लोग तो ऐसे भी आए कि यार हमने पहली दफा जब हमने देखा है तो हमसे बहुत सारे जो मिस हो गए, ठीक है, तो हम दूसरी दफा आना चाहते हैं। और इसमें कई सेलिब्रिटीज हैं जो कराची में रह रहे हैं और देख रहे हैं। वो हम जब हम कर्टन कॉल में आते थे तो जब हम देखते थे वो देखते थे यार ये फिर बैठे हुए हमारे सामने, तो वो कहते थे यार हम इसलिए आए कि यार हमसे वो जोक मिस हो गए थे, इतना लाफ्टर था, ठीक है, इतने हंस रहे थे कि तो हम फिर देखने आ गए। तो अगर तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे और आप ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो लोग देखना चाहते हैं, लोग कॉमेडी देखना चाहते हैं और रिलेटेबल कॉमेडी देखना चाहते हैं। 1940 की कॉमेडी आप अगर इस दौर में दिखाएंगे तो किसी काम की नहीं है। एडेप्टेशन जो होती है वो अब नहीं चल सकती, ओरिजिनल कंटेंट ही चलेगा। तो इसी को ये एक प्राइम एग्जांपल है। मतलब कि आपने कंटेंट अच्छा बनाया है, आपको अगर थोड़ी बहुत ही गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए फिलहाल, और साथ में सोसाइटी का वाइब्रेंट होना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह की हमारी, ठीक है, 1960s या 80s वाली नहीं चलती, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कम से कम सोसाइटी उस टाइम वाइब्रेंट थी, अब नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसका भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए ताली जो है वो एक हाथ से बचती है, हर तरफ से जो है ना वो सपोर्ट की जरूरत है, और ना सिर्फ गवर्नमेंट की सपोर्ट की जरूरत है बल्कि पाकिस्तान में लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए। पाकिस्तान में लोग सिर्फ डिप्रेशन वाली चीज़ें नहीं देखना चाहते, उनको एक अच्छी कॉमेडी देखनी है। तो मंकी बिजनेस के जरिए हमने कोशिश ये की है कि एक अच्छा प्रोडक्ट लेकर आए हम पाकिस्तानी आवाम के सामने। और जब आप एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे, फिर रिगार्डलेस कि वो थिएटर हो, फिल्म हो, टीवी हो, लोग आते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम जब कराची में कर रहे थे तो हम कराची में बड़े नर्वस थे, हम डरे हुए थे, हमने कहा पता नहीं किस तरह का रिस्पांस आएगा। लेकिन कराची ने एक बेंचमार्क सेट किया। हम लाहौर आए, हमने कहा पता नहीं लाहौर में किस तरह का रिस्पांस आएगा। लाहौर ने उससे ऊपर बेंचमार्क सेट किया, और अब इस्लामाबाद ने और ज़्यादा प्यार दिया। जिसका मतलब ये है कि लोग देखना चाह रहे हैं, उनको अच्छा कॉन्टेंट देखना है, उनको ये रोने धोने से बाहर निकलना है, उनको एक मज़ेदार कॉमेडी प्ले देखना है, और वो मंकी बिजनेस के थ्रू वो देख रहे हैं। तो लोगों को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए। एज आर्टिस्ट हमारी पूरी कोशिश है कि हम अच्छी सी चीज़ बनाएं, तो वो एक कंबाइंड एक वो होगा, तो एफर्ट होगी, तो उसकी वजह से लोग देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा उसामा, जैसे कि आपका किरदार तो जिरगे वाला है, आप मुझे बताएं कि जिस तरह से इन सब ने बात की कि एक जिस तरह गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी, लोग आएंगे, लोगों को कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए, पुराना कंटेंट लोग अब नहीं देखना चाहते, न्यू जनरेशन नहीं देखना चाहती है, तो कितना मुश्किल होता है नए कंटेंट को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी बनाना, क्योंकि जाहिर है अब इसमें हर तरह के लोग प्रिवेल कर रहे हैं, तो इसमें कितना ज़्यादा आपको मुश्किल लगती है? अच्छा देखें, जिस तरह यासिर भाई की बात हो रही है, क्योंकि ये इसके डायरेक्टर भी वो हैं, लिखा भी तकरीबन उन्होंने, चीज़ें बताई भी, राइटिंग भी है, तो वो बंदा वो है जो थिएटर के यहाँ कुछ पायनियर्स हैं ना,
पाकिस्तान में जो लेकर आए चीज़ों को, तो उसमें से तो एक तो उस शख्स का दिमाग इस लेवल पे है कि जब वो चीज़ लिखता है तो वो रिलेटेबल होती है, वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। फिर ज़रूरी इसलिए भी है कि जो लोग, जो यंग जनरेशन है, कहते हैं कि पाकिस्तान में 70% यूथ है। अब उस यूथ को लेकर आना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप उस सोसाइटी का, उस माशरे का करंट कोई जोक करेंगे या कोई बात सुनाएंगे, जिस तरह इसमें एक बात हम करते हैं कि वो आपने देखा अक्सर ढाबों पे जब चाय पी रहे होते हैं बैठे हुए, तो एक बहुत अच्छा तैयार होकर लड़का एक अच्छा सा बैग पहन के बाल बना के आता है और वो आके प्यार से पूछता है, सर फ्रेगनेंस लाइक करते हैं? अब ये फ्रेगनेंस लाइक करते हैं, ये रिलेटेबल है, तो इसको अगर हम कहीं और ले जाएंगे तो बाकी लोग भी रिलेट करेंगे, तो वहां बैठते हैं। तो फिर वो 60s में चला जाएगा ऐसी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि उस तरह की राइटिंग की जाए। और जिस तरह इन सब ने बात की है, और ये सब मंझे हुए लोग हैं, मुझसे बहुत पुराने और ये थिएटर एक्सपीरियंस लोग हैं, मेरा फर्स्ट थिएटर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर जो मैंने किया ना, ये अदाकार को निखारने वाली चीज़ है, अदाकारी अंदर से निकालने वाली चीज़ है। और चूंकि ये फास्ट कॉमेडी प्ले है और इस दौर के लिहाज से लिखा गया, लोग रिलेट भी कर रहे हैं, और लोगों का अक्सर ये कहना होता है कि यार हम हंस हंस के लोट पोट हो रहे होते हैं, इसमें बहुत कम मार्जिन है जहाँ पे आप सिर्फ चुप करके बात सुन सके, वरना हर चीज़ में कोई पंच है, हर चीज़ में कोई बात है, और इतना क्योस और इतना ट्विस्ट है कि इंसान की नजर रहती है। इवन ठाकुर साहब जैसे, सुहेल अहमद साहब जैसे कॉमेडियंस हमारे प्ले देखने के लिए आए, तो वो ये कहते हैं कि हम सिर्फ यूं बैठे हुए थे कि कोई चीज मिस ना हो जाए और 1.25 घंटा गुजर गया। अच्छा, तो इतना रिलेटेबल, जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इसमें यूसरा ये बात है ना कि आपको समझने की जरूरत है, जितना आप समझ कर देखेंगे उतना आपको समझ आएगी। मतलब अगर आप सिंपल ऐसे बैठकर देख रहे हैं तो वो आप नहीं उसको समझ पाएंगे। नॉट रियली, बिकॉज थिएटर, जैसे मुझे जिस तरह का थिएटर पसंद है, वो उस तरह का जो आपको से वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन आपको आके, देयर इज नो बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, ठा करके लगे। और हमारा प्ले बिल्कुल ऐसा, आपको कोई ब्रेन पावर चाहिए नहीं उसे समझने के लिए, वो खुद ही आप एब्जॉर्ब होता रहता है। यस, एंड वन मोर थिंग जो मुझे लगता है कि जिस मुल्क में थिएटर कामयाब है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि उधर थिएटर के अपने स्टार्स हैं, ब्रॉडवे के स्टार्स हैं हर जगह। और इवन हमारा पंजाबी थिएटर पाकिस्तान में बहुत कामयाब है, इवन तो उस पर बहुत देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्शंस एंड सर्टेन थिंग्स आई डोंट एग्री विद एज एन आर्टिस्ट आल्सो, लेकिन वो बहुत कामयाब इसलिए है क्योंकि आपके पंजाबी थिएटर के स्टार्स हैं, स्टार्स हैं जिन्हें आप भी जानते हैं, सब जानते होंगे उन्हें। इसी तरह मुझे लगता है कि हमारे यहाँ स्टार्स टेलीविजन से आते हैं, फिल्म से आते हैं, तो जब व्हेन दे स्टेप ऑन स्टेज, तो आई फील लाइक वो एक ऐसी चीज़ है जो थिएटर की फुटफॉल को बहुत बढ़ा सकती है। ऑब्वियसली मंकी बिजनेस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग था और वो सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बट इनिशियल फुटफॉल जो हमारा पड़ता है वो यही पड़ता है कि ओके फाइन, यस दिस इज यासिर हुसैन्स प्ले, यासिर भाई इज परफॉर्मिंग, यासिर हुसैन इज कमिंग ऑन स्टेज। तो अगर और स्टार्स उठ के स्टेज की तरफ आए तो आई फील लाइक दैट वुड मेक अ ह्यूज डिफरेंस पाकिस्तानी थिएटर सीन। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड ये भी करूंगा कि लेट सपोज आप अगर पुरानी फिल्मों की बात करें तो एक सुल्तान राय का जमाना था, उसके बाद हमने देखा कि हर मूवी में सुल्तान राय का एक्शन ही चल रहा है, शान भी आके सुल्तान राय बन रहे हैं, शफकत भी आके सुल्तान राय बन रहे हैं, तो वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो ऊपर जाने की बजाय वो नीचे आ गई। इस तरह से जो पंजाबी थिएटर की बात की इन्होंने, पंजाबी थिएटर में लोग क्या देखने जाते हैं, मैं वो टीवी पे नहीं बोलूंगा, लेकिन एक ही चीज, एक ही स्टफ बार बार देखने जाते तो होता ही है कि वो कम्युनिटी लिमिटेड होती जाती है। तो आप जिस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, इस तरह का कंटेंट मेरा ख्याल है अगर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाए तो मेरा ख्याल है हर चीज रिवाइव हो सकती है। तो इसमें देखें ना कि हम लोग जो है वो एक 15 साल के बच्चे से लेके 80 साल के जो है इन्वॉल्व कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व कर, हर कोई इसमें एंजॉय कर रहा है, सब एज ग्रुप के लिए सब कुछ ना कुछ है इस प्ले के अंदर, और रिलेटेबल है जो कि आज हो रहा है, जिस तरह की कॉमेडी आजकल हो रही है वो सब हो रही है। तो इसका जो है वो आजकल जो मैं समझाता हूँ, कराची में भी इस बात जो काफ़ी लोगों से इख्तिलाफ होता है, जो थिएटर के हमारे साथ उधर हैं मौजूद लोग और इदारों के अंदर हैं, कि वो कहते हैं कि यार हम अडेप्टेशन ले रहे हैं किसी फला राइटर की, कहीं किस राइटर की 1940 की 1930 की कॉमेडी उठा के कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार अब की जो यूथ है उनको नहीं समझ में आएगी ये बात, और वो नहीं रिलेट कर पाएंगे इस कॉमेडी से, और इसको बना के और फिर इससे कोई कुछ हसूल करना, हासिल हसूल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो भी बनाए उसको यही मशवरा है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा साथ साथ ये कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों शहरों में जो हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी है, जो हमारी इंडस्ट्री है पूरी, उन्होंने जितना सपोर्ट किया है हमें, और जिस तरह वो लोग बढ़ चढ़कर आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने हमारी प्रमोशन किए हैं हमारे, क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा तो उन्होंने खुद ही की है, यही बात अच्छी होती है, वो खुद प्रमोट होती है, वो चीज बिक भी जाती है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने कहा कि मीडिया फर्टर्निटी को भी, हर किसी को भी ये ख्याल रखना चाहिए और अपने इन इदारों को इसी तरह से ग्रो होता भी हम देख सकते हैं। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जाने का। सुसामा, आपका भी शुक्रिया,
आपका भी शुक्रिया, आपका शुक्रिया नहीं है, आप हमारे साथ रहेंगी। ख़वातीन हज़रात, युसरा हमारे साथ मौजूद है क्योंकि हमने इनकी मजीद कास्ट से भी मुलाकात करवानी है, तो हम चाहते हैं कि कोरम हमारा वो पूरा रहे। तो यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, मंकी बिजनेस के हवाले से बात कर रहे थे, अब हम बंदर के बिजनेस के हवाले से बात करेंगे क्योंकि कास्ट थोड़ा सा ज्यादा आ चुकी है हमारे साथ। जानी पहचानी शख्सियत, आप इनको जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और हर घर में इनके हवाले से बात भी होती है और हर घर में इनको देखा भी जाता है। उमर आलम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबकी सोच का हिस्सा बने। इसके साथ साथ हफ्सा बलोच हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हफ्सा, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और उनके साथ अब्दुल्ला वहाब। अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और युसरा तो हमारे साथ पहले से मौजूद है। युसरा तो कौमी असम्बली का कोरम होता है ख़वातीन हज़रात, वो पूरा करने के लिए कुछ MNAs की जरूरत पड़ती है, तो युसरा हमारे साथ उन MNAs की तरह यहाँ पे मौजूद है क्योंकि गवर्नमेंट में है ना तो कोरम पूरा कर लेती है। अच्छा उमर, गवर्नमेंट क्यों कहा मैंने, पूछे तो सही, वाइफ है ना प्ले में। अच्छा, अब डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा उमर, इससे पहले आपकी दीगर कास्ट से भी बात हो रही थी, मुझे आप ये बताएं कि कितना मुश्किल था इसमें, आपकी किस तरह से सिलेक्शन हुई, क्या कुछ हुआ, कब सफर आपने क्या सिलेक्शन हुई, आपको किस तरह से उन्होंने करीब लाया? हाँ, बेसिकली इससे पहले भी मैंने और यासिर भाई ने एक प्ले किया था साथ में, जो कि पिछले साल हुआ था। उसमें जब हमें देखा गया तो काफ़ी लोगों ने कहा कि आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं यासिर भाई के साथ मतलब पिछले कुछ 5-6 सालों से हूँ, तो उनके साथ रहते हैं, केमिस्ट्री बहुत बिल्ड हो जाती है आपकी बहुत ईजीनेस हो जाती है। तो वो चीज़ जब स्टेज पर नजर आती है तो लोग एंजॉय करते हैं। इसलिए जब इस प्ले का उन्होंने आइडिया सोचा तो उनके दिमाग में आइडिया है, तो उन्होंने कहा फिर मेरे ख्याल से मैं उमर को ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि उसके साथ थोड़ी वो इजीनेस है, थोड़ी जेलिंग है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मुझे तो वैसे ही थिएटर करने का शौक है, क्योंकि स्टार्ट मैंने थिएटर से किया था। तो फिर मैंने कहा चलें, लेट्स डू इट, बिस्मिल्लाह किया और आज देखें आपके शो में बैठे हैं। जबरदस्त। नहीं, हमारे शो में आप वैसे भी बैठ सकते थे, मंकी बिजनेस के हवाले से आप हमारे शो में बैठे हुए हैं। अब आपकी तरफ आते हैं, आप क्या रोल कर रही हैं माशाल्लाह से? मैं रोल कर रही हूँ उमर आलम की गर्लफ्रेंड का। अच्छा। वो सऊदीया से आई हुई होती है, बाहर से आई हुई होती है एंड ऑल, तो वो मेरा रोल है। अच्छा, सही हो गया। और आपके सऊदी नखरे भी होते हैं साथ? ऐसा है, वो थोड़ा सा उनका डायलॉग है ना, एक शोखो चंचल। ये बेसिकली ये भी बहुत अच्छी बोलती हैं, ये वाकई ही सऊदीया से आई हैं, तो इनकी इसका भी फिर हमने वो أنا من السعودية. كله تمام؟ मियां मियां كله तमाम। अब्दुल्ला, आपका क्या रोल है? मैं इस मंकी बिजनेस का वो नहीं बताना, 8वां बंदर हूँ बेसिकली, और मेरे कजन, मैं इनके कजन हूँ, और बेसिकली हम लोग का एक लव एंगल है, वो मैं प्ले कर रहा हूँ। लव भी चल रहा है। हाँ, मैं इनको बेसिकली यहाँ पे लव एंगल वही कह रहा हूँ ना। नहीं, वो प्ले के अंदर एक काइंड ऑफ ऐसे गया है, असल में उनके बीच में कुछ नहीं होता, बट वो वन साइडेड है। मैं इनको गिफ्ट्स भेजता हूँ जो कि इनके हस्बैंड को पसंद नहीं आता, ये भी रिजेक्ट कर देती है, ये भी रिजेक्ट कर देती है। मैं बस मोर ऑफ अ कॉमेडी ऑफ एरर्स बेसिकली, इसका वही आइडिया है कि मतलब किसी का इससे चक्कर, इसका उससे चक्कर, इसको ऐसे That's how it is. सही, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी। आप बेकार कोशिशें करते हैं, बिल्कुल नाकाम कोशिश। अच्छा उमर, इसमें हमने जितना अभी तक सुना है या देखा है, बहुत हंस रहे हैं लोग इस थिएटर में। मुझे ये बताएं कि आपने उमर शरीफ साहब को ट्रिब्यूट पेश किया, ट्रू? यासिर भाई जो कहते हैं वो कह रहे हैं कि मैं क्लेम नहीं करना चाहता ऐसा, लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े इंसान थे, तो अगर हम उनके मतलब खाक बराबर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। बट स्टिल अगर लोगों को लग रहा है, उन्होंने एक वो नुआंस रखा है कि वो जो इसमें हम काफ़ी सारी ना वो थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो उनकी एक खासियत थी उमर शरीफ साहब की। वो अक्सर जो है वो मामलात इसी से शुरू करते थे और इसी पे ख़त्म करते थे स्टेज के ऊपर, तो इसीलिए वो एक नॉनसेंस रखे हैं। बाकी लोगों को अगर उसकी झलक आ रही है तो ये आई थिंक हमारे लिए एक बड़ी बात है, वरना हमने ऐसे इस तरह को क्लेम नहीं किया। नहीं थी पीछे इसकी। हाँ, मतलब हम क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते ना, हम उनके लेवल पर नहीं पहुंच सकते। वो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत क्रिएटिव आदमी थे, हम उतने क्रिएटिव नहीं, हम तो बहुत अभी स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आप भी क्रिएटिव हैं। युसरा, अगर ये जो थिएटर आर्टिस्ट की बात होती है, तो क्योंकि थिएटर का माहौल उमर भाई ऐसी होता है कि 8-9 लोग एक ही दफा काम कर रहे हैं, उसमें कुछ हीरोज भी होते हैं, फिर किसी का मेन रोल होता है, लेकिन मोर और लेस मेरा ख्याल है कि सब लोगों का एक ही किस्म का रोल होता है ना। इसमें
इसमें सारे लोगों को फ्रीली काम करने का मौका मिलता है। स्पेशली बजट के सबसे मजे की बात है जब हमारा फाइनल सीन होता है ना तो द इंटायर कास्ट इज प्रेजेंट ऑन स्टेज इन अ सिचुएशन, तो वो ताकि जितने भी कैरेक्टर्स आए हैं गए हैं सबके साथ ऑडियंस रेजोनेट करती है और फ्रेंड पे सबको वो देख देख के सब कनेक्ट कर रहे होते हैं डॉट्स के, वो चाहिए तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है, तो द प्ले एंड्स विद एवरीबॉडी ऑन स्टेज, सिचुएशन ही ऐसी होती है, तो इसलिए एवरीबॉडी गेट्स इट्स द वेरी अपॉर्चुनिटी टू शाइन। इंटेलिजेंटली रिटन और Yes, इस तरह से true. एक मौका एक टाइम तब भी आता है जब बिल्कुल प्ले जो है वो क्लाइमेक्स की तरफ जा रहा होता है तो ऑडियंस में से हमें आवाज आनी चाहिए, अच्छा ये वो है, अच्छा अब ये होगा, ये ऐसे होगा, मतलब इनको इतना कनेक्टेड होते हैं, वो इतना उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि वो खुद से ही रिजल्ट्स पहले से निकाल लेते हैं। वो एक मजेदार एक एलिमेंट होता है और स्टेज पे आपको वैसे ही ऑडियंस, मैं पहले भी बात करी थी ना कि ये इस तरह से हमें जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिल रही है या हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, लोगों को बहुत हंस रहे हैं, मतलब जितना प्ले है Enjoy कर उससे रहे हैं जो लोग। ज्यादा मिनट्स हैं वो हंसने के हैं शायद। हर उम्र के लोग देखने आ रहे हैं, व्हील चेयर पे भी मैंने लोगों को देखा है, और मतलब बच्चों को माने नहीं देते, And they're like enjoying बट ये कि हर उम्र के लोगों ने एंजॉय किया, खवातीन ये एक ने बहुत enjoy बड़ी किया, बात है, बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है सऊदी दोबारा लोग से। एंजॉय कर रहे हैं तो हम शुरू करेंगे। अच्छा हफ्सा ये बताएंगे आपका पहला थिएटर है या इससे पहले भी आप करते थे? नहीं, ये मेरा पहला थिएटर है। आई हैव नेवर बीन टू एक्टिंग, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एवर दैट आई एम एक्टिंग। अच्छा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा है। ऑफ कोर्स यासिर हुसैन के साथ काम करना इज माय पहली बार बिगेस्ट करना फ्लेक्स आई और बड़े स्वेयर, ही इज actors के सच अ साथ नाइस करना। डायरेक्टर, ही इज सच अ नाइस डायरेक्टर। तो अपनी फैमिली की तरह लगता है मुझे कि इनके सबके साथ काम करी हो, तो अच्छा लग रहा है अभी तक तो। और इसके बाद मजीद भी आपकी कोशिश होगी कि आप मजीद भी करें? इंशाल्लाह, इट डिपेंड्स, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो नहीं देख होगा तो लेंगे। मतलब ये कह रही है कि ठीक है, तो कोई ज्यादा- modeling कोई में ज्यादा है। मसले कोई ज्यादा मसले मसाइल नहीं है नहीं, इनको। इनका वो है कि ऑफर आ गई तो मैं देख लूंगी, बट आई डोंट नीड इट। नहीं ऐसी भी बात नहीं, आई नीड इट बट लाइक इट डिपेंड्स। अच्छा उमर, जो आपने बात की थी ना ऑडियंस से आवाजें आना, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लेट्स सपोज अगर 4-5 लोग कैमरे के पीछे खड़े हैं तो मेरी परफॉर्मेंसेस और अच्छी हो जाती है। कोई कैमरे के पीछे नहीं खड़ा तो कैमरे के सामने शायद मैं इजी होता हूँ। तो ये थिएटर में ये वाला एलिमेंट भी होता है कि जब ऑडियंस ज्यादा होती है तो आप ज्यादा बज में काम कर रहे होते हैं, एक्टिंग अच्छी निकल रही होती है, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज भी हो जाते हैं? नहीं, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑडियंस प्रेजेंस और उनकी जो एनर्जीज होती है ना, स्टेज आर्टिस्ट उससे एनर्जी ले रहा होता है बेसिकली। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी, जितने वो ज्यादा हाइप्ड अप होंगे, उतना ही हमें मजा आता है फिर, क्योंकि एक्टर को एप्रिसिएशन ही चाहिए होती है ना। आखिर में ऐसा यही ही गेम है बेसिकली, Exactly. बाकी सारी बातें वो कहते नहीं चाहिए, वो है ये होती होंगी, लेकिन एक्टर को एप्रिसिएशन चाहिए, हर इंसान को और वो चाहिए। live मिल रही बिल्कुल, हाँ, वो exactly जब ऐसा ही है। लाइव मिल रही होती है तो आप उसको फिर एम्पलीफाई करते हैं और फिर आपकी वो परफॉर्मेंस में नजर आती है। और लेट्स सपोज अगर किसी का नेगेटिव रोल है तो वो लाइव ही आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है ऑडियंस से? नॉट रियली, ऑडियंस एंजॉय कर रही होती है, कनेक्ट कर रही होती है, तो वो अब क्योंकि एक कॉमेडी प्ले है तो नेगेटिविटी में भी एक लाफ्टर Okay. और हर चीज में वही, तो ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा होता है। हाँ, दूसरा का इसमें नेगेटिव कैरेक्टर है। बताया ना उन्होंने। अच्छा उमर, मुझे एक चीज बताएं कि एज एन आर्टिस्ट अगर हम बात करें, आपने ड्रामा करते हैं, फिल्म आपने की, अब थिएटर भी किया, रियलिटी शो भी किया, तो प्रोसेस क्या होता है थिएटर को लिखने का? क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं ड्रामे का एक प्रोसेस होता है कि मतलब पहले आपके कॉन्सेप्ट जहन में आता है, फिर आप कास्ट करते हैं। थिएटर लिखने का क्या प्रोसेस है? थिएटर का प्रोसेस जो है वो रिवर्स है इस मामले में, क्योंकि राइटर पहले लिख देता है जो ड्रामाज होते हैं, फिल्म होती हैं, और फिर उसके बाद आपने अभी बताया कास्टिंग की जाती है। इसमें होता है कि आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, फिर कैरेक्टर्स को मौजूद रखते हुए वहां पर फिर उस सिचुएशन को लेते हुए लेके जाते हैं, आप सीन्स बनाते हैं, उसको बिल्ड इन करते हैं, उसमें वीव करते जाते हैं। तो ये जो बहुत मज़ेदार चीज़ इसीलिए होती है जब आपको पता चलता है ना कि इसका इतना पोटेंशियल है, तो इसको मैं इतना जो है यूज़ कर सकता हूँ, इसके पोटेंशियल को इतना इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसी तरह करते 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 जो है वो आपका कैरेक्टर और आपकी स्टोरी जो है वो साथ लेके चलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इट्स वेरी इंटेलिजेंटली रिटन। हाँ, बहुत इंटेलिजेंटली। और एक सवाल मैं आखिर में सबसे करूंगा, फिर आपसे मंकी बिजनेस के हवाले से कुछ लेंगे भी, पैगामात लेंगे आवाम के लिए। अच्छा, एक होता है थिएटर जब आप अपने घर में कर रहे होते हैं ना, लेट्स सपोज आप अगर कराची के हैं तो कराची में कर रहे हैं, कराची में कर रहे हैं, तो लास्टली आपने अपने घर जाना होता है, रिलैक्सिंग होता है काफी ज्यादा। लेकिन जब आप आउट स्टेशन कर रहे हो, फिर होटल की लाइफ है, फिर दोस्तों से मिलना भी है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको अप्रोच करते हैं, एक्टिव हो जाता है वैसे? इतना हैक्टिक नहीं होता, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड थिएटर का ही है, मैंने थिएटर पढ़ा है, और उसके बाद मेरा प्रोफेशनल थिएटर का ये डेब्यू है। तो बेसिकली मैंने कराची से बाहर फर्स्ट टाइम थिएटर किया, तो मुझे इतना कुछ पता नहीं चला। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल मिला हुआ है, अच्छी जगह रह रहे हैं,
सुकून हर वैसे चीज़ आप का। दोनों को नहीं पता चलेगा, उमर आपको तो लोगों ने तंग किया होगा, उमर अब मिलने भी आ जाओ, फलां जगह पे मिलना है थिएटर के बाद, उसके बाद जाके आपने रेस्ट करना है। नहीं, वो ऐसे ही होता है कि फिर मैं उन्हें कहता हूँ कि शुरू में हमारी थोड़ी सी रूटीन चूँकि हेक्टिक इस तरह से होती है कि हमें इम्प्रोवाइजेशन करनी होती है, अपने आप को रिलैक्स करना होता है, माहौल के मुताबिक अडेप्ट करनी होती हैं चीज़ें की कुछ चीज़ें, तो वो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है शुरू के 3-4 दिन। फिर उसके बाद मैं उन्हें कहता हाँ फ्री हूँ, चलो बताओ कैसे। स्टार्ट में जब हम लोग थोड़ा सा एक सिटी के साथ रिलैक्स हो जाते हैं ना, उसके बाद स्टार्ट में हम लोग भी 2-3 शोज करते हैं कि नहीं यार जगह पे टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, टाइम पे चले जाएं वेन्यू, उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाते हैं। वैसे हाउस इस्लामाबाद 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 मैं तो आई लिव इन लाहौर, तो ये सब कराची के, मैं लाहौर से हूँ, तो मुझे तो करीब पड़ता है, तो मैं तो एक बड़ी मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि अच्छा घर पास है, घर के और करीब। माशाल्लाह इस्लामाबाद प्यार भी बहुत दे रहा है, 2 शोज हैं, बहुत बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को। आपके लिए एक बात है कि अभी तो ऐसी ट्रेन्स भी शुरू हो चुकी हैं जिसमें सिर्फ 2 घंटे में आप जा सकती हैं, लाहौर में वापस भी आ सकती हैं। हाँ वो स्टार्ट होंगी, आप यहाँ से उनका उन्होंने रिबन काट दिया nice. वैसे। उमर आखिर में कुछ कहना चाहिए आप सब लोग मंकी बिजनेस के हवाले से, जो ऑडियंस आपको सुन रही है? जी, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम एक प्ले कराची से एक प्रोडक्ट बना कर लाए हैं इस्लामाबाद वालों के लिए, तो अब ये इस्लामाबाद वालों का फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ तो नहीं कह रहे, उनका बड़ापन होगा अगर वो आएँ देखें और अप्रिशिएट करें तो फ़र्ज़ है। मज़ा आएगा उन लोगों को, क्योंकि हमने मेहनत की है और हमने ट्राई किया है, कोशिश की है कि ऐसा प्रोडक्ट दिखाएं आप लोगों को जो इससे पहले आपने शायद ना लोगों देखा के हो। लिए की है मेहनत, उनको दिखाने के लिए, एंटरटेन करने के बेगम लिए। साहिबा आप कुछ कहना चाह रही हैं? आप जी आए मंकी बिजनेस, यासिर साहब, बड़ा बेगम घरेलू, साहिबा। बहुत घरेलू सा माहौल हो नहीं, गया। यासिर साहब की बेगम साहिबा, मैंने एकदम कहा आपके सवाल से पहले। आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि आप आए मंकी बिजनेस देखें, एंड आई किड यू नॉट, अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी दुख है, कोई परेशानी है, आप वो 1.5 घंटे के लिए वो भूल जाएंगे, और अगर आप नहीं भूलते हैं तो आप उमर आलम को पकड़ सकते हैं। अफ्सा, इसी तरह प्यार बरसाते रहें और प्यार दें, अच्छा रिस्पांस दें, आए शो देखें और एंजॉय करें, अच्छा सा सऊदीया से आए हंसें। हैं आपको एंटरटेन इनको सबको कहें अव्वल मंकी बिजनेस बादें तरतीब। ايوه لازم اول monkey business, I mean it's the business, that's why. Exactly. बाकी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा प्यार कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया और ये शो को पसंद किया आप लोगों ने भी, तो इसी तरह बस प्यार बरसाते रहें। सही, अब्दुल्ला। सर मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आप लोग नहीं देखा तो आप लोगों को लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। हमने लाहौर वालों को भी यही बोला था और आज तक हम लोग को मैसेज आते हैं कि यार हमने लाहौर में मिस कर दिया, तो अब कुछ लोग तो ट्रैवल करके इस्लामाबाद देखने आते हैं सिर्फ इसी वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं देखा तो फिर आप जरूर देखें। जरूर देखें। फिर देख लीजिए, खुद अब्दुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, Thank you हफ्सा so आपका much. बहुत शुक्रिया, Thank you so much. यूसुफ आपका बहुत Thank you. शुक्रिया, Thank you. उमर आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जानी गज खवातीन औज़ात, ये थी आज की सुबह की सोच। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मुझे गज़ल अशरफ को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।